तो जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले तो पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा एक मीन्स देखा जाए तो ब्रॉड सब्जेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग देखा जाए देखेंगे आज को। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बार आता है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आता है, कॉलम वॉलम आता है। तो ये सारे चैप्टर यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हमारा गेट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा गेट से पूछा जाता है 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन से, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से गेट से 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। और यूपीएससी ईएससी में प्री में आता है आपका 20 क्वेश्चन आता है, जो कि 40 मार्क्स का रहता है। और मेंस में मेंस में आता है आपका लगभग 80 मार्क्स का आता है। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट कितना ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ये हमारा देखा जाए तो एक बेसिक मतलब फाउंडेशन टाइप का है, मतलब एक बेसिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है हमारा सिंपल सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग आपको गेट लेवल का थ्योरी दे देंगे। न्यूमेरिकल आप लोग को अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी, मैं आपको इसमें थ्योरी बता दूंगा अच्छे से, न्यूमेरिकल आपको अपने से देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेस। स्ट्रेस जैसे कि आप सब पहले भी पढ़े होंगे, स्ट्रेस होता है सिंपल हमारा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस में दो स्ट्रेस आते हैं। एक हो गया आपका एक हो गया एक होता है आपका शियर स्ट्रेस, और एक होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये दो टाइप का स्ट्रेस हम लोग देखते हैं मेनली। ठीक है, शियर स्ट्रेस होता है क्या, ये जैसे कि ये आपका कोई भी 3D में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जैसे कि 3D में, तो ये इसका लेंथ हुआ, ये मान लो कि हाइट हुआ, और इसका ब्रेथ हुआ। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि ऐसा स्ट्रेस जो कि सरफेस का पैरेलल एक्ट करता है। ठीक है, सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है। सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, मान लो कि कुछ भी फोर्स से एक्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है पैरेलल टू दी सरफेस, सरफेस के पैरेलल ये एक्ट करता है। और इसका फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ वी बाय ए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शियर स्ट्रेस। फिर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है मेनली, नॉर्मल मतलब क्या होता है कि जो कि सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करे। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं पी। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण जनरेट होगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये फोर्स देखो सरफेस के, ये जो सरफेस है सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लग रहा है। तो इसीलिए इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि व्हेन फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करे, तब हम लोग का उस टाइम पे हम लोग का ये फोर्स, उस टाइम में हम लोग का ये स्ट्रेस आता है नॉर्मल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, पी अपॉन ए। ठीक है,
फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ये बेसिक चीज़ है। शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, दो टाइप का स्ट्रेस होता है। शियर स्ट्रेस का मतलब होता है कि शियर स्ट्रेस हम लोग का तब डेवलप होता है, या इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा फोर्स जो है वो सरफेस के पैरेलल एक्ट कर रहा हो। ठीक है, जब जब भी सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा वहाँ हमारा शियर स्ट्रेस आएगा। शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट के बारे में मैं अभी इसका बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। और नॉर्मल स्ट्रेस हुआ जो कि मतलब फोर्स जो है हम लोग का जब सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट करे, मान ले कि यहाँ भी एक्ट कर सकता है, इधर भी एक्ट कर सकता है, वैसा कोई स्पेसिफिक है नहीं। ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जब फोर्स में एक्ट करे तो उस टाइम पे स्ट्रेस जो डेवलप होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब हम लोग, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेस जैसे कि आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स को हम लोग लेते हैं न्यूटन में, इसको लेते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया का आपको पता है मीटर इंटू मीटर होता है, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, पास्कल, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का 1 पास्कल जो है वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसी में दो दो आता है, एक होता है मेगा पास्कल, एक होता है गीगा पास्कल। तो मेगा पास्कल कैसे होता है, गीगा पास्कल कैसे होता है? तो जैसे कि मेगा मेगा मतलब, जैसे कि हम लोग पहले बात करेंगे मेगा। मेगा मतलब होता है 10⁶, ये आप लोग को शायद पता ही होगा, मेगा मतलब होता है 10⁶। तो अगर हम लोग 1 मेगा पास्कल का बात कर रहे हैं तो मतलब 10⁶ इंटू, ठीक है, देखो पास्कल में इंटू किए मेगा, तो यहाँ भी 10⁶ इंटू होगा ना, क्योंकि यही मेरा मेगा है और ये मेरा पास्कल है। तो अब देखो ये, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 10⁶ ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता ही होगा 1 मीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁻⁶, सॉरी, जैसे कि आपको पता होगा 1 मीटर स्क्वायर जो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है ना। 1 मीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, तो यहाँ पे मेरा 10⁻⁶ मीटर है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर बन जाएगा क्या? यही मेरा एम्पियर है क्या? तो इससे हम लोग ये कर सकते हैं ना, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब भी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यू मिले मतलब वो मेरा एम्पियर है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं जीपीए, जो गीगा मतलब होता है, गीगा गीगा मतलब होता है 10⁹ 9। ठीक है, तो वैसे ही देखा जाए तो गीगा पास्कल हमें मिलता है, तो उतना डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा। जैसे ये बताया तो इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। तो गीगा होता है 10⁹ 9 होता है। तो 1 गीगा पास्कल जो है वो, जब, ठीक है मैं आपको डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, वो होता है 10⁹ 9 पास्कल। ठीक है, तो 10⁹ 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ पास्कल। ठीक है, तो ये क्या है मेरा मेगा, ये क्या है 10 टू द पावर, देखिए जैसे कि मैंने बताया था ये 10⁻⁶ पास्कल यही है। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा है मेगा पास्कल है ना। तो 10⁻³ मेगा पास्कल हो गया। ठीक है, और 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा गीगा पास्कल, जिसको हम लोग किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे मेन चीज़ आप लोग को ये समझ नहीं आया हुआ होगा कि हम लोग अगर
क्वेश्चन में हमें अगर जीपीए दिया हुआ है तो हम उसको एमपीए में कैसे करें, या एमपीए दिया हुआ तो उसको हम जीपीए में कैसे करें। अधिकतर हमारे जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं उसमें वैल्यू ई का वैल्यू हम या तो जीपीए में दिया रहेगा या तो एमपीए में दिया रहेगा। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि दिया हुआ है 200 जीपीए दिया हुआ है, तो इसको ये आपका एक ये इसको अगर आपको एमपीए में करना है, क्योंकि जीपीए क्या होता है किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इसको हम लोग को न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में करना है। तो सिंपल कुछ नहीं, 200 × 10⁻³ ये हो जाएगा मेरा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मतलब एमपीए। ठीक है, ये सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 200 × 10⁻³ ये हो जाएगा मेरा एमपीए में हो जाएगा। अगर मेरा 200 एमपीए दिया हुआ है और जीपीए में जैसे कि यहाँ पे इंटू किए थे 10⁻³ से, तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ से क्या करेंगे, सिंपल। तो ये मेरा आ जाएगा जीपीए में। ठीक है, यही सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे ही जीपीए और एमपीए में कन्वर्ट करना है। तो ये सब हो गया आपका यूनिट वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि 3D में अगर ऑब्जर्व करें तो डिफरेंट, पहले मैं आपको डायरेक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सा डायरेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो बाद में वो स्ट्रेस का डायरेक्शन के स्ट्रेस का पर्टिकुलर डायरेक्शन नेमिंग करने में काम आएगा, आप लोगों को फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले हम लोग कोई भी 3D ऑब्जेक्ट 3D से ही समझा दे रहे हैं, 3D समझ आएगा। तो जैसे कि ये कोई भी मेरा 3D ऑब्जेक्ट है ना। तो 3D ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो इधर एक फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स अभी हटाइए, अभी फोर्स को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो इधर एक मेरा एक इसमें देखिए मेरा 3 कोऑर्डिनेट बन रहा है ना, एक्स एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, 3 कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा हाइट हो गया, ये मेरा ब्रेथ हो गया। तो जो भी मतलब लेंथ के अलोंग जो भी मेरा डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ के अलोंग या तो लेंथ के पैरेलल, ये जो भी डायरेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ के अलोंग या लेंथ के अलोंग या लेंथ के पैरेलल जो मेरा डायरेक्शन होता है वो होता है मेरा एक्सियल या तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ के अलोंग अलोंग या लेंथ के पैरेलल दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है ना। और हम लोग लेंथ के जब और दो डायरेक्शन होते हैं, इसको बेस पॉइंट मानते हैं। तो तो एक डायरेक्शन हो गया आपका सीधा ऐसे, ठीक है, और एक डायरेक्शन हो गया आपका ऐसे। ये और देखिए ये दोनों जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों डायरेक्शन को बोलते हैं लैटरल या तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन को बोलते हैं लेटरल या तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये जो लेटरल और ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होता है कि पैरेलल टू विड्थ और हाइट, अपने अपने रेस्पेक्ट में या तो विड्थ के पैरेलल होंगे या तो हाइट के पैरेलल होंगे। और लेंथ से ये लोग लेंथ जो है लेंथ से परपेंडिकुलर होंगे या एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसमें रिस्पेक्ट में आता है मेरा ब्रेथ और हाइट, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये मेरा ब्रेथ और हाइट के पैरेलल होता है। ठीक है, और जो मेरा एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो मेरा लेंथ के पैरेलल होता है। तो ये हुआ डायरेक्शन का मोटा मोटा बात। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग सिलेंडर सिलेंडर में देखें तो उसमें क्या होता है कि
इसमें तो देखिए, इसको अगर 3D में एनालाइज करें तो ये तो सर्कल है ना, तो इस पॉइंट से अगर हम लोग सारे डिस्टेंस में नापे तो ये इक्वल होगा, है ना। इस डिस्टेंस से हम लोग सारे डिस्टेंस में नापे तो ये इक्वल होगा। तो इसके लिए ये तो हो गया मेरा एक्सियल डायरेक्शन। और ये जो अलग अलग डिफरेंट रेडियस या डायमीटर पे है, ये मेरा हो गया ट्रांसवर्स या लेटरल। ठीक है, ये हो गया मेरा लेटरल डायरेक्शन। तो इसमें लेटरल डायमेंशन जो है ना, लेटरल डायमेंशन यहाँ पे मान लो कि डायमीटर टी है, तो इसमें लेटरल डायमेंशन सिर्फ डी होगा। तो लेंथ एल है तो इसमें एक्सियल डायमेंशन सिर्फ एल होगा। तो और इस केस में क्या होता था कि लेटरल और ट्रांसवर्स जो डायमेंशन वो होता था, ब्रेथ होता था और हाइट होता था। और एक्सियल डायमेंशन जो है वो लेंथ होता था। तो वही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया डायरेक्शंस के बारे में, इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा अब आगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे नॉर्मली बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस का पहले हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अब आपको जैसा कि इस टर्म से लग रहा होगा एक्सियल, तो मैं फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ एक्सियल टर्म से क्या मतलब है। तो जैसे कि ये मेरा सिलेंड्रिकल बार है, ठीक है। एक्सियल एक्सियल मतलब ये लेंथ है, तो लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेस आएगा, तो लेंथ के अलोंग फोर्स आएगा, इसी फोर्स के कारण स्ट्रेस आएगा। तो एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस मतलब ये जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो एक्सियल डायरेक्शन होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब क्या, सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल नॉर्मल मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर और एक्सियल इन डायरेक्शन। तो एक्सियल फोर्स के कारण ही ना एक्सियल स्ट्रेस आएगा, और एक्सियल स्ट्रेस के कारण हमारा एक्सियल स्ट्रेन आता है। तो वही बात है। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, सिंपल हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू लोड, इसको फोर्स बोलो लोड बोलो, बात है क्यों, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या है, पी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एरिया, ये मेरा क्या है कि सर्कल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d²। ठीक है, तो ये सब तो बाद में आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो यही हुआ मेरा एक्सियल या नॉर्मल स्ट्रेस। तो वैसे ही एक्सियल या नॉर्मल स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस के कारण डेवलप होता है मेरा एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस के कारण डेवलप होता है एक्सियल स्ट्रेन। अब जैसे कि आपको स्ट्रेन तो पता ही होगा, पता नहीं है तो अरे यार